नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जैसा जानते हैं हमारा एक नया चैप्टर चल रहा है घर्षण, जिसको हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले, अगर हम अपने उदाहरण को सोचें कि अगर हमारा कोई चिकना फर्श है, कोई केले का छिलका पड़ा है और वो हमारा, अगर हम देखें तो बेसिकली हम किसी रोड, किसी अपने फर्श पर एक हमारा पैर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है। लेकिन और हम तब इतना फिसलने का हमारा प्रोस्पेक्ट्स नहीं रहते हैं। लेकिन अगर उसे हमारे जो एक हमारा सरफेस है और हमारा जो पैर है, उसके बीच में अगर कोई और एक वस्तु आ जाए, उसके कारण हम फिसल जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो घर्षण है उस समय वो कम रहता है, वो तो हमारा एक विरोध नहीं करता है और हम फिसल जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे और कारक हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण या तो घर्षण अधिक हो जाता है या जिनके कारण घर्षण कम हो जाता है। ये कौन कौन से कारक है, इनको ही आज हम आज जो हमारा सेशन है इसमें समझने जा रहे हैं। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक और आगे का समझते हैं। तो बच्चों, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चलिए एक हम क्रियाकलाप आपके, ये हम जितने टॉपिक्स आजकल कवर कर रहे हैं वो सारे आपके फिजिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और फिजिक्स हमारा मीन्स हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे हमें ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। तो चलिए एक और क्रियाकलाप करते हैं और इसमें वो कहते हैं कि हम किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी को बांधते हैं और ईंट को हम एक कमानीदार तुला द्वारा खींचते हैं। तो हम कमानीदार तुला ये इस टाइप का होता है। ये आपने जरूर देखा होगा, इसको स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब इस पे कोई वेट नहीं होता है तो ये आप देखेंगे इसकी रीडिंग रहती है 0। क्लियर। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे नीचे इसके कोई एक वेट डालते हैं तो वो जो स्प्रिंग होती है वो नीचे खिंच जाती है और जितना उसका वेट होता है वहां पर आके वो रुक जाती है। सपोज अगर हमने 30 किलो का कोई वजन नीचे इसके टांगा है तो ये जो पिन है, ये देख रहे हैं आप मेरे सर्कल के अंदर, ये 30 पर आके रुक जाएगी। कोई अगर हमने वस्तु ऐसी टांगी है जिसका करीब 45 या आपका 65 इस टाइप का कोई एक वेट आ रहा है तो ये नीचे उस वेट के आगे आके रुक जाती है। तो ये होता है आपका स्प्रिंग बैलेंस, जिसको हम हिंदी में कमानीदार तुला भी बोलते हैं। तो अब हमारा जैसे ये ईंट है, इसके क्या करा हमने, चारों तरफ एक डोरी बांध के और इसको कमानीदार तुला में हमने लटका दिया। तो जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक आप ले लीजिए, ठीक है। मीन्स पाठ्यांक मीन्स इसकी रीडिंग के ये जो पिन है ये कहाँ तक गई, इससे आपको इस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। तो जब हम उसको करते हैं तो अभी हमने तो स्प्रिंग बैलेंस में देखा वो नीचे खिंच जाता है, लेकिन इसका अर्थ है कि नीचे से कोई एक फोर्स आता है जो वो उसको अपनी ओर खींचता है। तो उस फोर्स की भी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो है जब वो जैसे ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए, इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। तो यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि कैसे हम एक जो है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम इसको एक ईंट को अभी हमने टांगा नहीं है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैंने टांगने की बात तो आपको तब बताई थी जब हम ऐसे पकड़े होते हैं, ये तो है कि हम उसको खींच रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हम कमानीदार तुला द्वारा इसको खींच रहे हैं। अब वो कहते हैं ईंट का पर पॉलिथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। अब आपके जब आप एक पॉलिथीन का टुकड़ा वो रखेंगे तब आप देखेंगे कि उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के जो पाठ्यांक है उनमें अंतर आपको मिलेगा, क्योंकि पहले
हमारा बिल्कुल सरफेस से हमें फ्रिक्शन फोर्स फील हो रहा था, अब जब हमारा एक कवरिंग आ गई है तो फ्रिक्शन फोर्स का हमें रीडिंग डिफरेंट मिलेगी। फिर इस अंतर को फिर एक वो कहते हैं ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर फिर उसको खींचिए, तो हम हर कंडीशन में हमें एक डिफरेंट मिलेगा। वो जब हम जैसे उसको खींच रहे हैं तो हमें रीडिंग्स डिफरेंट मिलेंगी। अगर हम डायरेक्ट पर जमीन के टच से खींच रहे हैं या प्लास्टिक के लगा रहे हैं, या हम जब आपका एक जूट का कुछ लगा रहे हैं, तो यहाँ जो हमें डिफरेंस मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हर सरफेस अपना एक अलग टाइप का घर्षण बल किसी वस्तु पर लगाता है। फिर एक और क्रियाकलाप है, इसमें किसी चिकने फर्श पर अथवा किसी मेज पर कोई आप आना समतल बनाइए, और इसके लिए आप ये ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको ये पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये है आपका एक्सपेरिमेंट, एक मेज है और आपने एक ना ये स्लैंट करके एक आपने और एक लकड़ी का गुटका रख दिया है, और यहाँ बिंदु ए बिल्कुल आपका वो एक पॉइंट मार्क है, वहां से आप सेल को आप नीचे गिराइए और देखिए सेल कहाँ तक जाता है। ठीक है, दूसरी टाइम आप क्या करिए कि आप ये जो है, ये जो टेबल है इस पर आप कोई एक पेपर बिछा दीजिए, कोई एक कपड़ा बिछा दीजिए। ठीक है, और फिर आप ये ध्यान रखें जो आपने जिस एंगल पर पहले ये बोर्ड रखा था, एंगल में कोई आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और उसी पॉइंट से फिर सेल को गिराइए। तो आप ये देखेंगे कि जब हमारा ये खाली डायरेक्ट मेज के कांटेक्ट में जब सेल था, तो सेल की दूरी जो थी वो इतनी दूरी गया था यहाँ से, लेकिन जब हमने पेपर यहाँ पे बिछाया, ठीक है, और जब हमने नीचे एक और सरफेस कुछ और दिया और सेम एंगल से करा, तो देखा सेल की दूर वो कम गया, वो पहले ही रुक। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि इस समय जब हमने कोई एक पेपर आप जब बिछाया है, तो उस पे घर्षण बल अधिक लगा, और अधिक लगने के कारण वो पहले ही उसका जो मूवमेंट था उसको उसने अपोज करा और रोक दिया। लेकिन जब वो डायरेक्ट मेज के कांटेक्ट में था तो घर्षण बल कम था, और इस कारण जो है सेल थोड़ी दूर तक गया, और उसके बाद उस पर उसका घर्षण बल क्योंकि कम था तो वो थोड़ी देर बाद लगा। तो अब यही है कि इसी बात को आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है, और सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं। तो ये सब मैंने आपको उत्तर बता दिए, क्योंकि अब जो सत्य उसमें वो घर्षण का एक फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो इसलिए जब पेपर बिछाया तो सेल ने कम दूरी तय करी। तो अब हम लोग एक, अगर ये हमसे प्रश्न पूछा जाए, क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, तो हम कहेंगे हाँ, कि अगर चिकना फर्श होगा तो सेल दूर तक जाएगा, अगर खुरदुरा फर्श होगा सेल कम दूर तक जाएगा, क्योंकि जो चिकना फर्श है उस पे जो घर्षण बल है वो कम लगता है, लेकिन जब आपका एक रफ सरफेस होता है उसमें आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अधिक लगता है। तो ये आपके जो यहाँ पे प्रश्न है इसके उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ जो अब आपसे कह रहे हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, तो ये आप मार्क कर लीजिए कि जब जो दो सरफेस होते हैं उनमें जो एक अनियमित वो जब आपके जो जब दो आपके सरफेस होते हैं तो उनके बीच में जो एक रफ सरफेस आता है, वो एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स को क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे प्रश्न जो देखने में बहुत चिकने होते हैं, तो उसमें जो आपकी जो एक रफ सरफेस होता है उसमें वो थोड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये जो आपके रफ सरफेस होते हैं तो इसमें ये आपके जो एक अगर कहें डिफरेंसेस जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म
नहीं होते हैं तो वो उस जो चलती हुई चीज होती है उसको वो एक रोकने में जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। तो जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे जो है वो इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपको ये चीज कि हमें ऊपर से तो मेज हमें लग रहा है स्मूथ है, लेकिन उसमें क्या होता है ऐसी ना ये आपके थोड़े से सरफेस में एक इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं तो जब कोई आपकी वस्तु उस पर एक स्लाइड कर रही होती है तो जब तक उसके अंदर खुद का इतना फोर्स है कि वो जो ये जो आपकी इरेगुलरिटीज हैं वो उसको रोक नहीं पाए, उससे ज्यादा फोर्स लगा पाए, तब तक तो वो चीज चलती है। लेकिन जैसे जैसे वो वाला बल कम होता चला जाता है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो उसका और एक अधिक मात्रा में लगता है और जो चलती हुई चीजें होती हैं वो रुक जाती है। तो मेन यह होता है कि अगर आपका रफ सरफेस है और ऊपर से जब हमने कोई चीज उसके ऊपर एक थ्रो करी है तो सबसे पहले ये भी एक डिपेंड करता है हमने कितने फोर्स से थ्रो करी है। तो वो थोड़ी दूर तक तो वो जो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उससे अधिक उसके चलती हुई वस्तु पर फोर्स होता है तो वो चलती चली जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उस पर जो लगा फोर्स है वो कम होने लग जाता है और फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होने लग जाता है तो चलती हुई चीज रुक जाती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यदि पृष्ठ रूक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा। तो ये याद रखिएगा, रूक्ष का यहाँ पे अर्थ हो रहा है जितना रफ सरफेस होगा घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स उतना अधिक लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी सरफेस है वो इस प्रकार एक रफ सरफेस रहता है। तो यहाँ पे हमने जो एक और है कि अब ये चीज स्पष्ट हो गई है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने उसको बलपूर्वक उसमें करा तो वो ज्यादा उसमें इंटरलॉकिंग टाइप वाला टाइप चीज हो जाती है और घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, और जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है तो हमें डिफिकल्ट हो जाता है चटाई को खींचना। तो ये भी एक क्या है, मीन्स ये घर्षण बल ही उत्पन्न करता है कि जब हम बैठे हैं तो वो जो क्या होता है, जो सरफेस है और जो चटाई है उस पे और प्रेशर लगा हुआ है वो उसके साथ और ज्यादा जुड़। यहाँ पे एक चीज और आपको बता रहे हैं कि आप एक आपको और एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं कि अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है और फिर अगर हमें उसे सरकाना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हमें एक ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके अपोजिट कोई चीज ऑलरेडी मूवमेंट में है तो हम उसे उसको खिसकाना एक आसान हो जाता है। आप देखेंगे भारी चीज जब हमें स्टार्ट करना होता है तो हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन जब वो स्टार्ट होना मूव हो जाता है तो हमें कम उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ जो है तो यहाँ पे वो यही पूछ रहे कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था में से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। तो किसी रुकी हुई वस्तु को अगर हम देखते हैं, रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो ये आपका जब ये कोई विराम अवस्था में है कोई वस्तु तब जो उस पर घर्षण बल लगता है वो उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण की माप वो होती है। ये मार्क कर लीजिए। इसके विपरीत अगर चलती हुई जो वस्तु होती है उस पर जो घर्षण बल लगता है उसको हम सर्पी घर्षण की माप कहते हैं। तो इसको दूसरे कलर से, जैसे हम हमेशा एक इम्पोर्टेंट जब चीज होती है तो मैं दूसरे कलर से मार्क करवाती हूँ, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे दो हमें विभिन्न प्रकार के घर्षण मिल रहे हैं, एक है बल स्थैतिक घर्षण और एक है आपका सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण क्या होता है,
उसमें जो कि एक हमें गति करना एक आसान रहता है, तो सर्पी घर्षण के अगर हम वैसे एक कंपेयर करें तो स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से थोड़ा टफ रहता है, मीन्स उसको ज्यादा उस उसमें घर्षण बल रहता है। तो क्या होता है कि जब वो एक बॉक्स रखा होता है तो वही जो हमने कहा ना उसकी अनइवन सरफेस, उनका क्या होता है वो उसके साथ एक ऑलरेडी एक फोर्स उस पर एक एस्टेब्लिश होता है, उस फोर्स को हमें एक क्रॉस करना होता है। तो जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क में बिंदुओं में वो धस सके। तो वो जब वो धस नहीं पाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, घर्षण कम लगता है, और हम उसको एक से जो सर्पी घर्षण होता है उससे हम आसानी से किसी चीज को मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। देखिए यही आपके पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल हो जाता है। तो आज जो बच्चों आप लोगों ने देखा वो सर्पी, और आपने जो दूसरा जो घर्षण देखा है वो स्थैतिक घर्षण के बारे में समझा है। तो आज के नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों घर्षण का जो आज हमने समझा है वो है दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार करने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन की माप होता है, और किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल को उसे सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन की माप होता है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्थैतिक और आपका सर्पी घर्षण के बारे में, और इसके साथ साथ इसके कौन से इंग्लिश टर्म्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने घर्षण का देखा किस प्रकार दो प्रकार से का घर्षण होता है, जब कोई चीज मूव ऑलरेडी कर रही होती है या जब कोई पहले से रुकी हुई है चीज और फिर हमें उसको मूव करवाना है। तो अब सेशन आज का अब यहीं रोक रहे हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।